बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। 5 साल की खुदसाख्ता जिला वतनी काटने के बाद फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार आज वतन वापस लौट रहे हैं। अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस के अंदर वो एक एब्सकॉन्डर थे बट वो नहीं लौटे पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन औरिया साहब उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, सब कुछ बेहतर हो जाता है और वो पाकिस्तान लौट रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि आप पाकिस्तान में कल से दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान की कहानी बड़ी खौफनाक और अजीबोगरीब कहानी है। कभी हम देवमालाई किस्सों में सुना करते थे, कभी हम तारीख़ में पढ़ा करते थे कि फ़रगाना में से एक शख्स जो था बाबर, उसको शेबानी ने निकाला और उसकी बहनें तक अपने पास चल माल रखी और फिर उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बड़े सगीर पाक हिंद पे हमलावर हुआ और आकर उसने लोधी ख़ानदान को ख़त्म करके ताज अपने सर पे रख लिया। उससे ज़्यादा अहम कहानी उसकी हुमायूं की कहानी है। हुमायूं, उसका बेटा, यहाँ से भाग के शाह तमासब के पास गया। पड़ोसी बादशाह शाह तमासब ने 12,000 दे दिए घुड़सवार, 3,000 जो थे ख़ास तौर पे अपने ख़ास लश्कर के सिपाही जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंटे वाले, वो दिए और पैसे दिए कि जाओ जाके हमला करो। और वो वहाँ के हमलावर हुआ और आके उसने बादशाहत हासिल कर ली। रामचंद्र के किस्से, बनपास है, हनुमान जी आते हैं, लंका ढा देते हैं। उसके बाद वो क्या नाम था, रावण को सत्यानाश हो जाता है, उसका दुशहरा तबाह बर्बाद हो जाता है। देवमाला सिसिपिस की बादशाहत बनती है। एडिपिस कॉम्प्लेक्स जो मशहूर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देवमालाई किस्से हुआ करते थे 200 साल पहले तक हुआ करते थे। 200 साल से ये किस्से अब नहीं सुने जाते थे कि बंदा जाएगा, जलावतन होगा, वापस आ जाएगा जलावतन। आखिरी जलावतनी जो है वो शाह ईरान की जलावतनी थी और वो 1953 में ख़त्म हुई थी। उसको निकाल के उन्होंने, हुआ ये था कि जमहूरियत लाने की कोशिश की थी और मुसद्दक वहाँ जीत गया था। मुसद्दक जब जीता तो उसने ये किया कि सबसे पहले तेल नेशनलाइज किया। तो अमेरिका को बड़ी सख्त नाराज़गी हुई तो उसने रिजीम चेंज का ऑप्शन दिया CIA को। उन्होंने सबसे पहले मुसद्दक के उन लोगों को ख़रीदा जो कि इसमें वोटर थे, यानी पार्लियामेंटेरियन, लोटे बनाए गए। उन लोटों ने उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए और फिर उसके बाद हंगामे शुरू कराए गए। कुछ 700-800 बंदा मरा और जनरल सायदी के थ्रू एक कू करवाई गई और रोम में बैठा हुआ शाह ईरान वापस लौटा और आके उसने थ्रोन पहना और ताज सर पर रखा और साइरस का वारिस बन गया। पाकिस्तान में अभी तक शायद हम 2000 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में सिकंदर मिर्ज़ा 1958 में पहला बंदा था जो एग्ज़ाइल पे गया था, अयूब खान ने भेजा था, लेकिन फिर वापस नहीं आया था। लेकिन 1980s में अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद सबसे पहला एग्ज़ाइल, सबसे पहली जलावतनी जो है वो बेनज़ीर की शुरू होती है। और बेनज़ीर जब वहाँ गई तो पेरिस के केन्स के इलाके में उसने रहना और वहाँ ज़िंदगी गुजारना और धूमधाम से आपने आना जाना आना। और फिर जब बड़े लोगों ने सोचा कि नहीं अब इसको वापस आ जाना चाहिए तो फिर 1986 में यहाँ पर 84 में खाली 84 में बेनज़ीर 86 में बेनज़ीर जो थी वो लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरी और इस्तकबाल हुआ और उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा वज़ीर आज़म बन गई, अपने बाप के तख्त पर आके बैठ गई। फिर उस बाद बेनज़ीर की पहली जलावतनी शुरू हुई तो नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए। नवाज शरीफ साहब जहाँ रहे लेकिन बेनज़ीर जो है वो दोबारा वापस नाराज़गी के बाद वापस आ गई। वापस आने के बाद वो 18 अक्टूबर को पहला धमाका हुआ और 27 अक्टूबर को वो इस दुनिया से चले गए। उनकी देखा देखी उनके बीच में ही 18 उसके दरमियान में ही नवाज शरीफ साहब की भी जलावतनी ख़त्म हुई और वापस उसी तरह फ़रगाना के बाबर की तरह या फिर रामचंद्र की बनबास ख़त्म होने की जगह वो दोनों भाई तशरीफ़ लाए और वो उसके हुक्मरान बन गए। फिर उसके बाद ये चीज़ जो है 10 साल तक तख्त यूँ और ताज यूँ उछलते रहे, कभी इसके सर पे कभी इसके सर पे। आखिरी दफ़ा 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं इस तरह गए हैं कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो थे वो सर्बसजूद होकर उनके लिए कहते कि अब आप इतने बीमार हैं, अब आप चले जाएं। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में इमरान खान जैसे बंदे की हुकूमत, उन्होंने ख़ास तौर पर उनको फैसिलिटेट किया कि अब जाके बैठ जाए। इसी दौरान उनके
एक और कॉन्फिडेंट थे जो जिनका नाम था ये जो हैं ताज़ा इसहाक डार साहब, ये उससे पहले ही चले गए थे। ये बहुत घबराते हैं जेल वेल से। अब वापसी की सूरत हाल शुरू होती है। एक अमूमन तस्सुस शुरू में होता था, बाद बादशाह होते थे जलावतन हो जाते थे, उनको ना पड़ोस में तैमासब मिलता था और ना उनके अपने को पैसे वैसे लूटे होते थे, तो वो बैठे होते थे। तो कुछ सिपा सलार जो था वो अचानक उनका वफादार सिपा सलार मुल्क में हुक्मरान आ जाता था, वो नए बादशाह को कत्ल करके उनको वापस ले आता था। ये भी एक टेक्निक थी, दुनिया के अंदर होती थी। हमारे यहाँ चूँकि कत्ल वतल का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ चूँकि अमेरिका फैसले करता है बाकी चीज़ें। इसहाक डार साहब का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन केस होगा उनकी वापसी का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं 75 साल की पाकिस्तान की तारीख के अंदर वाहिद शख्स हैं कि जिन्होंने एक तमाम तर दलाइल देते हुए, सबूत देते हुए एक कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी। दो तरह की कन्फेशनल स्टेटमेंट होती हैं। एक होती है कि मैं पुलिस के सामने जाके अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड कराऊँ कि मुझसे ये जुर्म हुआ है, पुलिस मुझे डंडे मार के भी कर सकती है। दूसरा ये होता है कि पुलिस जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास लेके आती है, उसको कहते हैं सेक्शन 164 की स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक फांसियाँ होती हैं। कि एक आदमी आके कहता है कि ये मेरा आला कत्ल है, ये मुझसे बरामद कर लो, इससे मैंने इस शख्स को कत्ल किया था। जब वो कहता है कि फ़लाँ 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 बंदा जो है उसके घर में ये चोरी की थी, ये मेरे घर में सामान पड़ा हुआ, ये ले जाओ, या मैंने बैंक फ्रॉड किया था तो ये मेरा पास से चेक है, ये ले जाओ उसके पास। उसकी बुनियाद पे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस इकट्ठा किया जाता है, क्या ये सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। और अगर सच कह रहा होता है तो तब भी, और किसी और के बारे में झूठ कह रहा होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसको पाकिस्तान का सारा निज़ाम इंसाफ सेक्शन 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट पेश करता है। इन्होंने जब अक्टूबर नवंबर में ये गिरफ्तार हुए हैं 1999 में, तो उन्होंने शुरू में बिल्कुल आगाज़ में ही एक 43 सफ़ात की एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जमा कराई थी मजिस्ट्रेट के सामने। 1999 बोला आपने? 99 में गिरफ्तार हुए थे, 2000 के शुरू में आगाज़ में। और जब मजिस्ट्रेट मैं कई दफ़ा मैंने 164 किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बंदा पेश होता है तो 6 सवाल करता है कि आप पर तशद्दुद तो नहीं हुआ, क्या आप ज़बरदस्ती तो नहीं हो रहा, क्या आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये 6 सवाल सुनने के बाद पुलिस को निकाल दिया जाता है और फिर उसको पुलिस के हवाले नहीं किया जाता, या उसको आज़ाद कर दिया जाता है, या उसको जेल भेज दिया जाता है। ये सारी रिक्वायरमेंट लॉ की पूरी होती हैं। ये बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। 43 पेजेस की उन्होंने कहा मैंने open 2 foreign currency accounts in the name of Sikandara Masood Qazi and also Talat Masood Qazi with the international money funds given to the Sharif families in the Bank of America by signing as Sikandara Masood Qazi as well as Talat Masood Qazi। और उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन कोई $43 मिलियन जो हैं उनकी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये किया कि वहाँ पर उनका एक केस चल रहा था। ठीक, उस केस के अंदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने, दोनों ने अपने फ्लैट जो थे वो गिरवी रखे हुए थे। वहाँ पर उन गिरवी रखे हुए थे, उन अदालत ने गिरवी रखे, ये पैसे इसके दे दो वरना हम आपको आपके फ्लैट भेज दें। इन्होंने ये पैसे वहाँ भेजे और उन्होंने कोर्ट के बाहर जो है वो पैसे सेटलमेंट करके, और वो जो है वो उनका गिरवी ख़त्म हो गया। ये बेसिकली उन्होंने कहा कि मैंने इसके अलावा उसके लिए हुदैबिया पेपर्स मिल के लिए हमने मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो की है। अप्रैल 25, 2000 में इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। या टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा केस था कि जो अगर आम हालात में किसी और आदमी ने किया होता तो सबसे पहले इस पर इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि उन्होंने चेकों की कापियाँ लगाई थी, ड्राफ्ट की कापियाँ लगाई थी, बाकी सारी चीज़ें लगाई थी, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती और वो केस आगे चलता। लेकिन चूंकि ये स्टेटमेंट देने के बाद NRO हो गया था, मुशर्रफ साहब का जो था आपस में नवाज शरीफ के साथ समझौता हो गया था, जलावतनी आ गई थी। ठीक है, उस जलावतनी में रातों रात मरियम नवाज शरीफ, उनकी बीवी क्या नाम था, कुलसूम नवाज शरीफ, बाकी फैमिली इंक्लूडिंग इसहाक डार साहब जो थे, इनको वहाँ ले जाया गया था और ये वहाँ चले गए थे। बल्कि सुना जाए कि बाद में गए थे, पर एनी हो वो चले गए थे। ठीक, वहाँ जाके
वहाँ पहुँचे और ये केसेस जो थे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। 1 साल 2 साल 3 साल चलता रहा केस। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ चला गया, जरदारी आया, जरदारी चला गया, कोई किसी ने केस किसने चलाना था? नवाज शरीफ खुद आया, चला गया। उसके बाद ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेश हुआ कि हुदैबिया पेपर्स, उस पर एक हमारे बहुत आलीशान ज़ीशान कमाल के ज़बरदस्त किस्म के जिनको ख़त लिखते फुर्सत नहीं मिलती, काजी फ़ायज़ ईसा ने इस पर फैसला किया और उसने कहा कि चूँकि ये ज़ायदुल मयात है इसलिए इसको ख़त्म करते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस, ज़ायदुल मयात जो है ये क्रिमिनल केस नहीं होता, ये बुनियादी तौर पर एक क्रिमिनल केस था। ज़ायदुल मयात सिविल केसेस होते हैं, लिटिगेशन की सूरत हाल। एक कत्ल ज़ायदुल मयात नहीं होता, एक चोरी ज़ायदुल मयात नहीं होती, एक जुर्म ज़ायदुल मयात नहीं होता। लेकिन इसको उन्होंने ज़ायदुल मयात करार दे के सारी ज़िंदगी के लिए सुप्रीम कोर्ट से इसका दरवाज़ा बंद कर दिया हुदैबिया पेपर्स का। अब सिर्फ अल्लाह की अदालत बाकी रह गई है। इसहाक डार साहब की वापसी इस बुनियाद के ऊपर बहुत अहम है कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ एक ऐसे आदमी को जिसको वो कहता है कि ये फ्यूजिटिव ऑफ लॉ है, ये भागा हुआ है, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर के मिलने की इजाज़त देगा? क्या वो उसको प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में आने की इजाज़त देता है? क्या पाकिस्तान एक अजीब व गरीब किस्म की सरजमीन है कि जहाँ जब चाहे जो चाहे जैसा फैसला कर दे? क्या किसी क्रिमिनल केस में फंसा हुआ मफरूर कातिल ऐसे इज्जत से वापस आ सकता है? बिल्कुल ऐसे अदालतों की हैसियत वक़्त कोई नहीं है। तो असल मसला ये है कि ये बहुत तारीख वाला दिन है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। इसहाक डार साहब शक्ल सूरत से इंतहाई शरीफ लगते हैं, गुफ्तगू में भी इंतहाई नरम मिजाज हैं, लेकिन एक ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुझे हैरानी होती है कि तुम्ही ने दर्द दिया था तुम्हें दवा दोगे वाली बात नहीं है। मीर क्या सादा हैं अत्तार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। 22 दफ़ा हमने इस लोन लिए हैं 61 ईयर्स के अंदर, और आप अंदाज़ा करें जो पहला लोन था वो सिर्फ और सिर्फ वो था तकरीबन 25,000 के करीब, 27,000 डॉलर के करीब जो था 1958 में लिया गया। उसके बाद अगर आप लिस्ट देखें उन लोन्स की तो उन लिस्टों में जो मेजर लोन्स हैं वो इसहाक डार साहब ने लिए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि IMF में सिर्फ एक शख्स ऐसा था कि जिसने IMF की उसको तवक्को गले से उतार के बाहर फेंका था, और वो शौकत अजीज़ था। पाकिस्तान इन 61 सालों के अंदर सिर्फ एक दफ़ा IMF के शिकंजे से बाहर निकला है जिस वक्त शौकत अजीज़, उसके अलावा इन्होंने मेजर प्रोग्राम्स लिए, इन्होंने मेजर लोन किए। पाकिस्तान आज 2 वजह से तबाह बर्बाद है। एक तो इस वजह से तबाह बर्बाद है कि ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब और उनके मुरब्बी नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ की वजह से इन्होंने इस मुल्क को ट्रेडर हब बना दिया। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बॉल पॉइंट बनता था, इनका क्या ज़रूरत है, चाइना से मंगवाओ, जर्मनी से मंगवाओ, फलां जगह से मंगवाओ। हमने कभी स्टैडर का और इन लोगों का नाम ही नहीं सुना था पाकिस्तान का। स्नैडर का नाम, हमारे पियानो की पेंसिल होती थी, हीरो का पेन होता था और ईगल का पेन होता था, हम इस्तेमाल किया करते थे। क्यों? कि वो हॉल रोड पर बैठा हुआ ताजर है, वो जो मैकलॉड रोड पर बैठा हुआ ताजर है, वो यहाँ से फ़ोन करता है, वो कहता है इतने बेचो सेट, यहाँ बेचता है, पैसे लेता है, फिर दोबारा किसी और जगह से कोई और चीज़ मंगा लेता है। ना फैक्ट्री लगती है ना कोई और चीज़ होती है। दूसरा एग्रीकल्चर में भी हमने यही किया, यहाँ से जो गंदम बनी है उसको बेचा महंगे दामों पे, वहाँ से सस्ती खरीदी, फिर ला के महंगी बेची, यहाँ से इधर बेचा, इधर ट्रेडर्स हब बना दिया। उसके बाद ये हमारे बिजली के स्विच, ये फर्नीचर की सनत, ये जूते बनाने की सनत हमारी सनतें थी। हम यहाँ पर एक्सेल करते थे। पंखे बनाने की सनत हमारी सनत थी। हम गुजरात, आप सोचें कि गखड़ से लेके लाहौर तक हमें सिर्फ फैक्ट्रियों के कुछ नज़र नहीं आता था, लाहौर से लेके फैसलाबाद तक हमें फैक्ट्रियों के अलावा कुछ नहीं आता था। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कुछ नहीं बना था, इसको उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। क्यों? कि बुनियादी तौर पर समझते थे कि यहाँ पर हम एक ट्रेडर्स मार्केट बनाएं। एक जब फैक्ट्री में 4 लाख मजदूर काम करते हैं ना, तो 4 लाख मजदूर जब तनख्वाह लेता है तो 4 लाख घी के डब्बे खरीदता है, 4 लाख दालें खरीदता है, 4 लाख अपना चूल्हे के लिए सामान खरीदता है, 4 लाख कपड़े खरीदता है। उसके और मजदूर काम करते हैं, वो एक सर्कल बनता है, ये काम। लेकिन इन्होंने ये खत्म। और दूसरा, पाकिस्तान को डेट में ट्रैप में डाला। डेट ट्रैप में इन्होंने हवासत से की कि जो बुनियादी तौर पर कर्जा लेते थे
वो लेते थे सस्ते, क्योंकि आप बात है एशियन बैंक का कर्जा आपको मिल गया 2% के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का कर्जा आपको मिल गया 2% के ऊपर। आपने क्या किया, आपने उसकी अदायगी के लिए आपने ये किया कि आपने महंगे दामों पे आपने आलमी मार्केट से कर्जा लिया, आपने स्कूक बेचे, बॉन्ड्स बेचे, आपने लोकल बैंकों से कर्जा लिया और आपने 16% की बुनियाद पे 15% की बुनियाद पे किया। और आज पाकिस्तान जो टेक ट्रैप के अंदर है, या तो मुझे खौफ है कि ये मुकम्मल अपना उस एजेंडा कराने के लिए लाया गया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, कि जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर सकता था। मिफ्ता इस्माइल एक मासूम आदमी था। वो जो ऑडियो लीक्स में उसने कहा है ना, सबसे अहम तरीन फिक्रा सिर्फ मरीम नवाज का ऑडियो लीक में हुआ कि मिफ्ता को कुछ समझ नहीं आती क्या बोल रहा है, इसलिए कि मिफ्ता सच बोल रहा होता था। बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर तुम झूठ बोलते हो। बिल्कुल तुम झूठ बोलते हो। ऑडियो लीक्स के ऊपर भी हमने डिबेट करनी है, लेकिन इस सेगमेंट को हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है। सारी डिबेट आपने सुनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बड़ी अहम जो गुफ्तगू उसके अंदर ये है कि वो आपके सामने है सारी कि ये लोग आए, जिस टाइम जितना सारा टाइम इन लोगों ने गुजारा है उसके अंदर जो आर्टिफिशियली आपको डॉलर की स्टेबिलिटी है वो आपके सामने, इंडस्ट्रीज़ का बंद होना, सारा कुछ इंपोर्ट्स को ज़्यादा कर देना, फिर IMF के ऊपर रिलाई करना, ये सारा कुछ इसहाक डार साहब ने ही किया है, जिनको इस टाइम वो सेवियर बना के ला रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान को बचाएंगे और कल से दूध की नहरें यहाँ पे बहना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्कॉन्डर जो है, एक फ्यूजिटिव ऑफ लॉ जो है, वो कैसे वज़ीर आज़म के साथ, हमारे मुल्क की, हमारी एक सॉवरन कंट्री के साथ आके कल से आके हमारे वज़ीर का वो आके स्टेटस संभाल लेंगे। मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, बिकॉज में ये होता है कई दफ़ा कि क्या बातें, ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। खैर अगले सेगमेंट में मिलते हैं, ऑडियो लीक्स के ऊपर डिबेट करते हैं, उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल का जिक्र भी आएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। ऑडियो लीक्स के हम बात करेंगे और यह साहब से डिस्कस करेंगे कैसे, क्या कौमी सलामती का ये ख़तरे के लिए घंटी नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस से हमारी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हो रही हैं। इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी हैं। एक तो हम भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं, बैन है हमारी उनके साथ इंपोर्ट, हम नहीं कर सकते। कश्मीरियों के खिलाफ हमारा सख्त स्टांस हमने लिया हुआ है और ये पूरी दुनिया को हमने बताना था कि हम नहीं करेंगे भारत के साथ ट्रेड। हमने, आप कह रहे हैं कि जो मरीम नवाज के जो दामाद हैं उनके लिए आप वहाँ से जो पावर प्लांट है इंपोर्ट करवा लें। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की डिस्कशन हुई, बाकी डिस्कशन भी हुई। कैसे देखते हैं ऑडियो लीक्स? लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स और ये जो वीडियो लीक्स, उन सारी चीज़ों का जो सारा स्कैंडलाइजेशन है, ये शुरू हुई है गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से, इससे पहले नहीं थी। और इसका बानी था जूलियन असांज। उसने, आपको पता है कि पूरी की पूरी जो केबल से वो लीक आउट करते थे और इस वक्त तो बेचारा पना लिए। ये पहले तो एक्वाडोर के सफारतखाने में था, कोई एक्वाडोर तो वो है जिसने कर्ज लेने से इनकार किया था, वो कमाल हीरो आदमी। अब पता नहीं किस लिए और में शायद मेरे ख्याल में पकड़ा नहीं गया और उसका अमेरिका जो है वो मांग रहा था। तो मैं अक्सर औकात कहता था कि अगर ये ऑडियो लीक्स जो हैं या वीडियो लीक्स या एक बार लीक ये रूस की होती तो अमेरिका के अंदर वो हीरो होता। जितने लोग रूस की स्पाइक करके गए हैं वहाँ पर, उनको कहा गया कि ये जो कम्युनिज्म का मसाइल हैं और उसके अंदर ये दबाव बर्बाद थे, इनको बोलने की इजाज़त नहीं थी। अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन हीरो, उसकी किताबें छापी इन लोगों ने, पता नहीं क्या क्या कुछ, और वो क्या क्या किया गया, उनको मुलाजम रखा गया। एक तो ये है कि पहली बात तो ये है कि जो कमज़ोर है उसके वीडियो लीक भी कमज़ोर हैं और जो ताकतवर है उसकी वीडियो लीक की हैसियत ही कोई नहीं है, उसको ऐसे तैसे कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो पूरी की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों सेफ़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता कई सालों से हमारे प्राइम मिनिस्टरों ने खुद इंटेलिजेंस एजेंसी को इस काम पे लगाया है। जाओ और या मकबूल जान का फ़ोन टेप करो, जाओ इस्माइल कासिम का फ़ोन टेप करो, जाओ उसकी बात निकाल के लेके आओ। फिर जब इन्होंने लगाया तो फिर बाकी इस्टेब्लिशमेंट पे लगाया। वो अच्छा उसको लड़की का फ़ोन है, फ़ौरन उसको फ़ौरन टेप करो, जाओ उसने फलां तरह की बात है उसको टेप करो। ये फ़ोन यूज़ होते हैं। मसला सारा यह है कि आपको किस बंदे ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि इस दुनिया के अंदर जाके आप लोगों का फ़ोन टेप। मैं आपको बताऊं, हम पुराने ज़मानों के लोग हैं, पुराने ज़मानों के डिप्टी कमिश्नर हैं, उस ज़माने ख़त आया करते थे। आपको मैं बताऊं कि ख़त के अंदर वो बाकायदा एक डाकखाने में एक स्टीम की मशीन होती है, उसके अंदर ख़त डाला जाता है, वो स्टीम से खुल जाता है
और विद द परमिशन, रिटन परमिशन कि DTDC देता था कि इस ख़त में ये बंदे के बारे में पता चला है, इसलिए हम चाहते हैं इसका ख़त खोला जाए। वो परमिशन लेके उसको ख़त के मंदरजात लिख के अपने हाथ से फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई जाती, कुछ फ़ोटोकॉपियाँ होती ही नहीं थी, ठीक है। फ़ोन कैमरे पे नहीं होते थे, कैमरे नहीं, तस्वीरें टेप करके उसको वापस बंद करके उसको दे दिया जाता ताकि उस तक पहुंच जाए। एक दूसरा ये होता था, कभी कभी कुछ बंदा अगवा हो जाता था। मुझे खुद याद है कि 1980s में और 90s में भी हमने उस बंदे के बारे में, उसके बंदे को फ़ोन जो कॉलें आती हैं कि इतने लाख रुपए दे दो, इतने करोड़ दे दो, ये उसकी हम एक टेलीफोन जो है उसको ऑब्जर्वेटरी लगाया करते थे कि ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होगा कि फिर एजेंसीज़ के पास वो स्पाइंग गैजेट्स आ गए। उन्होंने अपना एक रेडियो होता था, वो ट्यून करके उसके अंदर सुनते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एजेंसी ने ये चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू की। इसके ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसके ऊपर लोगों को कहा कि तुम फ़लाँ की पार्टी में शामिल हो जाओ, फ़लाँ की पार्टी में शामिल। यही वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो इस लेवल पे आ चुका हुआ है। ये आग आपने खुद लगाई है, इस आग से अपना घर आपने खुद चलाया है। अगर आप समझते हो कि मुल्क की सिक्योरिटी दाव पे लगी है, तो इस सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने ये काम शुरू किया था। ISI ने खुद ये काम शुरू किया था, IB ने ये काम शुरू किया था, स्पेशल ब्रांच ने ये काम शुरू किया था। और किसको पेश करते थे? उसको पेश करते थे वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला। मुझे खुद जब मैं सेक्रेटरी लेवल पे था तो मुझे कुछ लोगों की टेपें वहाँ भी दी जाती हैं, जाओ इसको दिखा दो, ये फ़लाँ साफ़ी बहुत बोल रहा है, इसको दिखा दो। मैं कहा था आप खुद जाके दिखाओ, मैं खुद दिखाऊँ? तो ज़ाहिर बात है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लेवल पे ये बातें की, लेकिन मसला सारा ये है कि ये आपने आगाज़ किया। और कैसे हो सकता है यार कि आप एक आदमी को एक आला ख़रीद के दें कि जाओ तुम बेनज़ीर के दफ्तर में लगा दो यहाँ जाके, तो आपके दफ्तर में क्यों ना लगाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है, घूम के वापस क्यों ना आएगा? वो पैसे लेगा। तो आपसे एक बंदा जब बदयांती करता है तो वो आपके लिए करता है नौकरी के तौर पे, और तो फिर पैसे के लिए, पेट के लिए भी तो करेगा, पेट उसके साथ लगा हुआ है। वो कहता है जब मैंने बदयांती करनी है तो फिर मैं अपने लिए भी अपना पेट को काटूँ इस मसले के। तो ये जो लीक्स हैं ये बुनियादी तौर पर आपके घर के ऊपर, या तो आप पूरा बंद करेंगे, ये स्पाइंग सिस्टम बंद करें। एक खौफ, डू यू थिंक पॉसिबिलिटी है कि स्पाइंग सिस्टम बंद कर सके? इतनी गंदी हिस्ट्री है हमारी, ये तो ओपनली हम थ्रेटन भी करते हैं। हमारी इसकी वजह यह है कि जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आपने सिर्फ एक्सटर्नल दुश्मन के लिए स्पाइंग करनी है, उस दिन ये बंद हो जाएगा। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आपने इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उस दिन ये बंद हो जाएगा। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आपने मुखालफिन को जलील करने के लिए, यहाँ तक आप सोचा है कि यहाँ पर एजेंसीज के लोग जो हैं उनके पास लोग जाते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए देते हैं, यार मेरी फलां गर्लफ्रेंड है, उसकी किसी और साथ तल्लुकात हैं, जरा उसका फ़ोन टेप करके दो। नहीं देते हैं। आई कैन गिव द एविडेंस। बड़े आराम से हो जाता, बहुत आराम से। तो ये जब हो जाएगा तो शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज की टेप क्यों नहीं होगी? तो असल मसला यही है। तो मरीम नवाज की टेप में असल जो क्रक्स की चीज़ है, बाकी लोगों को कुछ और मिल रहा है, बाकी को उनके क्रक्स की चीज़ है कि मिफ्ता इस्माइल को समझ नहीं आती वो क्या बात कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल भोला आदमी है, वो इकोनॉमिस्ट है, उसको पता है कि मामलात क्या हैं, इसीलिए वो बार बार तस्लीम कर लेता था हमारी गलती है, इसलिए वो कह देता था झूठ नहीं बोलता था। यहाँ सारी सियासत का कारोबार झूठ पे खड़ा है। यही वजह है कि ये टेपें जो हैं उनके पाँव तरह से ज़मीन निकाल। क्या इसीलिए सागदार को लेके आ रहे हैं? झूठ कम बोला जा रहा है मुफ्ता इस्माइल से। सागदार साहब पता नहीं झूठ बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन सागदार साहब जो हैं ही इज़ अ वेरी इनकॉम्पिटेंट पर्सन। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की माशी मसाइल जो हैं अगर 100 हैं तो 50% तो सागदार का हिस्सा है। और प्रेजेंट तो वो इस तरह कहते हैं कि ये सेवियर ही आके हमारे मुल्क को बचा लेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे जाके। अगेन झूठ बोलना तो आसान काम है ना, वो तो चल रहा है। कश्मीर का वाला मामले के ऊपर हमारी तो ट्रेड बंद थी, हमने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था उनके ऊपर, और वो वहाँ से पार नहीं। वो तो खैर इतना बड़ा इशू है कि इसे डिस्कस करेंगे। मैं तो हुदैबिया मिल में भी गया हूँ जो जद्दा में, जो उसके साथ है अपना जो हुदैबिया, सुलह हुदैबिया की ज़मीन के साथ ही है वो। तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि यहाँ सारे इंडियन काम करते हैं, यहाँ किसी पाकिस्तानी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। वो तो खैर वो तो एक लंबा इशू, डिबेटर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे लाजमी। ठीक है, गुड इनफ, इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। ऑडियो लीक्स के जो बैकग्राउंड है वो आपने सारा सुना है। बड़ी मतलब तलख हकीकत है हमारी इस मुल्क की और हिस्ट्री, तारीख की, एजेंसियों की। बाद में आते हैं पपेट सियासतदान आते हैं, पहले इनको लगता है कि शायद हमको आगे बढ़ चढ़ के बड़ा कुछ कर लेंगे, बाद में जब घूम के खुद जब इनको काटा जाता है तो फिर इनको तकलीफ होती है और इनकी फिर जो चीखें हैं वो दूर दूर तक सुनाई देती हैं। खैर, आपने जाना, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं, इन्फॉर्मेशन दें, फीडबैक दें। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।